जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हमें हमारे प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच आलिया। आपको अब तो आप यहाँ पर हैं तो आपको भी इंडिपेंडेंस मुबारक। जी, बिल्कुल इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी बर्थडे टू अमेरिका। 4th ऑफ जुलाई बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुई, बड़े पटाखे फूटे और फायरवर्क्स होते रहे। मैं डॉक्टर साहब आज आपसे ज़रा इसकी कुछ थोड़ा-सा हिस्ट्री भी जानना चाहूँगी और फ्यूचर भी जानना चाहूँगी। जी मैं आपसे ये भी सवाल करूँगी कि जी 70-75 में कैसी ये स्ट्रगल क्या ब्रिटिश राज के खिलाफ ही थी, जिस तरीके से सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज के खिलाफ, भारत ने ब्रिटिश राज के खिलाफ की थी स्ट्रगल, ये भी वही वाली थी क्या स्ट्रगल? क्या फ़र्क था? और फिर मैं इसी के साथ फ्यूचर में आप जब हमारा नेक्स्ट 4th ऑफ जुलाई आएगा नेक्स्ट ईयर, तो उस वक़्त कौन प्रेज़िडेंट होगा? लेकिन सर, इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात शुरू करें, जी एक और ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रही थी। 2 सेलिब्रेशन दुनिया में एक साथ चल रही थी। एक तरफ अमेरिका के 4th ऑफ जुलाई और दूसरी तरफ इंडिया में ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सर, वहाँ पे तो मुंबई में लोगों का सैलाब उमड़ आया। इत ऐसे उन्होंने वेलकम किया पहले और फिर सड़कों पर कैसे वो बस के ऊपर जाते रहे और फिर वानखेड़े स्टेडियम में बहुत ज़बरदस्त उनको सेलिब्रेशन की गई है। तो डॉक्टर साहब, आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? आपको मुबारकबाद इस चीज़ की कि इंडियन टीम जो है वहाँ पर जीती, सबको मुबारकबाद हम। मैं तो पूरा मतलब मोस्ट इंडिया के तो सारे मैचेस मैंने देखे हैं एंड आई आल्सो डिड अ कपल ऑफ शोज भी मैंने किए। आई मीन इट वाज वंडरफुल, बहुत एक्साइटिंग। और इट इज नॉट कि इंडिया अब तकरीबन 13 साल के बाद T20 एक वर्ल्ड कप जीती है, 2011 में जीती थी। और T20 तो 17 साल के बाद जीती ना, पहला वर्ल्ड कप इंडिया ही जीती थी। तो और लोग मतलब जैसा दिन भर रोजा रख के कुछ 14-15 घंटे के बाद इफ्तार पे जब पानी पीते हैं ना, जैसा लगता है वैसी फीलिंग आई है लोगों को, भाई इतने सालों से इंतजार। खास तौर पे बिकॉज पिछले कई सालों से इंडियन टीम हैज बीन द बेस्ट टीम, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर आप देख लें, हर फाइनल इंडिया ही खेल रही थी। 50 ओवर्स का भी वर्ल्ड कप का फाइनल देखे आप, अनबीटन थी, फिर फाइनल में वो ऑस्ट्रेलिया से हार गई। और फिर टेस्ट चैंपियनशिप में जितने भी टेस्ट चैंपियनशिप हुए उसके फाइनल में इंडिया जरूर आया। एक बार न्यूजीलैंड से हार गए, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया से। तो वो जाके इंडिया वाज गेटिंग अनलकी। इट इज नॉट के इट वाज नॉट अ गुड टीम, इट वाज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। फिर इंडिया के पास इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो इट वाज लाइक सितारे, मतलब इट वाज नॉट अलाइनिंग। तो इसमें हर चीज हो गया। मतलब इंडिया के ना सिर्फ क्रिकेट टीम जीती, बट इंडिया के जो फ्यूचर भी है, इट केम इन प्लेस बिकॉज अब वी आर मूविंग फ्रॉम रोहित शर्मा तो हार्दिक पांड्या। तो आपने देखा हार्दिक पांड्या का पिछले 5-6 महीने में थोड़ा स्टैचर और परफॉर्मेंस गिर गया था, बट इन द वर्ल्ड कप ही बिकेम ए हीरो, इंक्लूडिंग इन द फाइनल। मतलब आखिरी ओवर उसने जिस तरह से डाला और जिताया इंडिया को। तो इंडिया के फ्यूचर इज ऑल्सो लुकिंग ब्राइट। विराट कोहली ने भी फाइनल में सबसे हाईएस्ट रन बना लिए, बिकेम मैन ऑफ द मैच। रोहित शर्मा ने भी फाइनली वर्ल्ड कप जीत गई। सो इंडिया के लिए there were many wins. It's not just a World Cup win, but there were many wins. हर बंदा इंडिया का is happy। हार्दिक पांड्या का भी फैन खुश है, रोहित शर्मा का भी फैन खुश है, जितने भी लोग देखे आप सब खुश है। So in that sense it's a moment to celebrate। फिर आपने देखा होगा कि बीसीसीआई ने 125 करोड़, मेरे ख्याल से 15-16 मिलियन डॉलर के करीब होता है, रिवॉर्ड्स अनाउंस किए इंडियन क्रिकेट टीम को। तो करोड़पति बन गए वो लोग। मतलब आई मीन दे आर ऑल अच्छा डॉक्टर साहब, 125 करोड़ के अवार्ड्स अनाउंस किए हैं बीसीसीआई ने। इंडियन रुपीस। तो आप उसको 250 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए सोचिए आप, ये क्रिकेट टीम को। और वो सिर्फ 16 प्लेयर हैं। आई डोंट नो वेदर इट आल्सो गोस टू द कोचेस या उनके लिए अलग है, बट एनीवे 125 करोड़ अनाउंस किए हैं। सो इट्स लाइक ए ग्रेट मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन लोगों के लिए, सो दे कैन एंजॉय इट, सेलिब्रेट करें। जी, ज़बरदस्त सर, इतने तो पैसे जे उत्थे चले जाते थे, वो थोड़ा-सा आईएमएफ का जो है वो जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो कम हो जाता। हाँ, मतलब देखिए, अगर पाकिस्तान अपनी शरारतें छोड़ दें, दोस्ती कर लें, तो इट्स नॉट अ बिग डील। श्रीलंका की इकोनॉमी को बचा ली इंडिया सिंगल हैंडेडली। श्रीलंका तो आज से बुरे हाल में था, अब इंडिया ने उसको तकरीबन $6 बिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट देके दे हैव स्टेबलाइज्ड इट। ना अमेरिका ने हेल्प किया, ना चाइना ने हेल्प किया, ना यूएस
IMF वगैरह से उतनी मदद आई. So basically the principal savior of Sri Lankan economy was India. डॉक्टर मुक्तदर खान, अमेरिका की इंडिपेंडेंस की जब बात की जाती है, 4th ऑफ जुलाई मनाया जाता है, तो उस पे इसकी थोड़ी सी आप हिस्ट्री पे जरा रोशनी डालिए कि ब्रिटिश राज से ही ये आज़ादी 70-75 में 8 कॉलोनीज ने ये अहद किया था, और फिर 70-76 में कोई वोटिंग हुई थी, जो हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स तक भी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम क्योंकि हमारा भी उसी रीजन से ताल्लुक है कि जहां पर ब्रिटिश राज से ही आजादी हासिल की गई थी, तो क्या फर्क है, और हिस्ट्री पे सर जरा बताइए. देखिए 13 कॉलोनीज थी व्हेन द टाइम केम फॉर इंडिपेंडेंस. इसलिए अगर आप अमेरिका का झंडा देखते हैं उसमें 13 तारे हैं, और वो ओरिजिनल फाउंडिंग जो कॉलोनीज थे उनके हैं वो झंडे में. वो जो 13 स्ट्राइप्स और बाकी स्टार्स हैं. तो देखिए, आप आज बर्तानिया का इलेक्शन हो रहा है ना, बर्तानिया में आज भी वो प्रॉब्लम है जो शुरू में था. डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है. आप कल से सुनेंगे इंग्लैंड में जो राइट विंग पार्टी थे वो कहेंगे कि हमको जितना परसेंटेज वोट मिला है उतने परसेंटेज सीट नहीं मिले. दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्कैंडल फ्रॉम टुमारो इन इंग्लैंड. तो जब उस जमाने में जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करते थे पार्लियामेंट में, वो बंदे अमेरिका कभी आए भी नहीं थे. तो अमेरिका को जो रिप्रेजेंटेशन होती थी वो इंग्लैंड में ही बंदे इलेक्शन लड़के. इट्स लाइक सेइंग के लाहौर का रिप्रेजेंटेटिव इज रनिंग फॉर इलेक्शन फ्रॉम मद्रास. फिर वो मद्रास में जीत के इंडियन पार्लियामेंट में ही इज रिप्रेजेंटिंग लाहौर. कभी जिंदगी में लाहौर आया नहीं. सोचिए आप, इट वाज सो इरिटेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. दूसरी चीज, टैक्स पे टैक्स लेके जा रहे थे. तो ये स्लोगन था, टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कॉलोनीज को वो डेमोक्रेसी के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे थे. इंडिया के साथ बहुत इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज है. जो पहला एपिसोड हुआ है अमेरिका की आजादी में, वो बॉस्टन टी पार्टी, आपने लफ्ज सुना होगा, कि वो जो चाय आ रही थी उस पे वो रिबेट्स लगा रहे थे, फिर उन्होंने वो चाय को उठा के समंदर में पानी में फेंक दिया. वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी चाय, वो सारी इंडिया से आ रही थी. सो दैट ट्रिगर भी वहां से शुरू हुआ. और कॉर्नवालिस बल्कि एक जनरल था जो फाइनली सरेंडर किया था टू द यूएस. ही लॉस्ट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो अमेरिका ने लड़ा. वो बंदा यहाँ से जाके फिर टीपू सुल्तान को उसने हराया मैसूर में. द सेम जनरल हु वाज फाइटिंग अगेंस्ट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. और उसका ना कंडक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि आप मेल गिब्सन का एक मूवी देखिए आप, द पेट्रियट था नाम उसका, जिसमें हाँ, तो उसमें वो जो जनरल था वो कॉर्नवालिस था. He was so nice to American independence fighters because they were white. लेकिन इंडिया में बहुत brutally उसने ट्रीट किया इंडियंस को because they were not white. So you can see the racism of British colonialism in Cornwallis की behavior में. तो anyway, तो अमेरिका के जो कॉलोनीज थे, इन्होंने फिर 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन कर दिया and they declared themselves independent. उसके बाद जंग शुरू हुई और तकरीबन वो चलते रही. फिर 1789 के करीब जॉर्ज वाशिंगटन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जॉर्ज वाशिंगटन को उन्होंने ऑफर किया, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ये बात सुनेंगे तो मर जाएंगे, दे ऑफर्ड हिम टू बी किंग ऑफ अमेरिका, बट ही रिफ्यूज्ड टू बी किंग. तो लोगों ने सोचा इसका बेटा नहीं है, इसको बना देते हैं किंग टिल वी डिसाइड हाउ टू रन द कंट्री. But he said, no, I will not be king. उन्होंने प्रेसिडेंट बने, सिर्फ 2 टर्म सर्व किया, उसके बाद he didn't want to be. Can you imagine that? He turned on. अमेरिका की किस्मत बहुत अच्छी थी कि अमेरिका के जो फाउंडिंग फादर्स थे, they were extremely extraordinary people in history. बहुत ही, मतलब बेन फ्रैंकलिन को ले ले आप, थॉमस जेफरसन को ले ले, या इनको ले ले, अलेक्जेंडर हैमिल्टन को ले लें. दीज वर जेन्युइनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल. अगर आप दुनिया की लिस्ट बना लें 100 ग्रेटेस्ट पीपल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स विल कम. डेमोक्रेसी थी नहीं दुनिया में उस जमाने में, मोनार्कीज चलती थी, और दे न्यू द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी. भाई थोड़ी बार इधर उधर चल गई, रोम में थोड़ा सेनेट में आ गया, थोड़ा एथेंस में चल गई, उसके बावजूद दे रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस
ऑफ डेमोक्रेसी, एंड उसको इम्प्लीमेंट करके उसको जिंदा किया. मतलब इट्स नॉट दैट दे जस्ट बिकेम ए डेमोक्रेसी, दे रीइन्वेंटेड डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न एज. और उसका एक फेडरलिस्ट पेपर्स नाम की कलेक्शन ऑफ बुक्स मिल जाएंगे, आप अगर उनको पढ़ें तो 1789 में दे हैड डिबेट्स एंड दे रीरोट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन वो जो डिबेट्स में अगर आप जाके पढ़ें, वन ऑफ द की इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द डिबेट वाज कि एक शख्स ने पूछा कि क्या अगर कोई मुसलमान इलेक्शन जीत गया तो कैन ही बी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. तो दे डिबेटेड ऑन दैट एंड गेस व्हाट देयर कंक्लूजन वाज. दे सेड अगर वो इतना पॉपुलर है कि लोग वांट टू वोट फॉर हिम, तो हम कौन होते उसे ब्लॉक करने का. So they didn't put anything in the constitution saying you have to be a Christian or you have to be a Protestant to be. Like this issue came up and they rejected it. So there was a lot of inclusiveness. ये और बात थी कि there was still slavery in place. और थोड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जब जो टैक्स और रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने जिस तरह से कैलकुलेशंस की कि 5 white are equal to 9 blacks, that is a very shameful thing. Equality नहीं थी उसमें, but otherwise the Constitution of the United States is an incredibly great document. India का जो Constitution है, it is completely based on the US Constitution. America is a federalist. America is not 1865 तक this country was called these United States of America. 1865 के बाद, सिविल वॉर के बाद, it became the United States of America. यानी वो फेडरेशन ऑफ कंट्रीज थी. इसलिए आप देखे होंगे हर अमेरिकन स्टेट हैज इट्स ओन फ्लैग, इट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज इट्स ओन सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज इट इज ए कंट्री. और हर अमेरिकन इज ए डुअल सिटीजन. अब मैं अमेरिका का भी सिटीजन हूँ, मैं डेलावेयर का भी सिटीजन हूँ. मैं जाके मेरीलैंड से इलेक्शन नहीं लड़ सकता. आपने देखा राहुल गांधी ने यूपी से भी लड़ा, केरला से भी लड़े, बिकॉज देयर इज नो डुअल सिटीजनशिप इन इंडिया. अगर मुझे मेरीलैंड से इलेक्शन लड़ना है तो आई हैव टू मूव इनटू द कंस्टिट्यूएंसी, एटलीस्ट स्पेंड 1 year एंड देन रन फॉर द ऑफिस. 1 साल के बाद मैं फिर मेरीलैंड का भी सिटीजन बन जाऊंगा. Exactly. तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर के से 400 यार्ड पर बॉर्डर है डेलावेयर और मेरीलैंड का. तो लेट्स इमेजिन कि मेरे घर से 500 मीटर दूर पर कोई शख्स रहता है. अगर उसका बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर को आता है और हैदराबाद से कोई बच्चा आते हैं, तो दोनों का फीस एक ही होगा. वी विल ट्रीट देम, विल चार्ज देम इंटरनेशनल ट्यूशन. उसको आउट ऑफ स्टेट ट्यूशन कहते हैं. तो वी टीच वेदर यू आर फ्रॉम मेरीलैंड और फ्रॉम इंडिया, यू आर आउट ऑफ स्टेट. सो देयर इज अ वेरी पेक्यूलियरिटी टू अमेरिका फेडरलिज्म. वो थोड़ा इंडिया में भी आ गया, इसलिए भी स्टेट्स भी हैं, स्टेट्स के अलग हुकूक हैं, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और फेडरलिज्म के अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग. अमेरिका इवॉल्व होते गया. पहले सेनेटर्स को इलेक्ट नहीं करते थे डायरेक्टली, फिर बाद में फिर सेनेटर्स को डायरेक्ट इलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं. पहले जो है सो द इलेक्टोरल कॉलेज वो एक्चुअली डिसाइड करता था कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा. और पहले ऐसा होता था जो सबसे ज्यादा वोट लाया वो प्रेसिडेंट, जो सेकंड ज्यादा वोट लाया वो वाइस प्रेसिडेंट बनता था. लेकिन अब टिकट्स, पार्टीज के टिकट्स पे लोग जाते हैं एंड फर्स्ट सेकंड मिलते हैं. तो इसे इंटरेस्टिंग एवोल्यूशन. इंसान की आप कह सकते हैं तारीख में आज़ादी के साथ इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं. अगर आप जाके लिटरेचर्स में देखें, अगर इस्लामी तारीख में देखें, तो इन इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ आज़ादी है, इट इज़ इन ऑपोजिशन टू स्लेवरी. आप या तो बांदी हैं, स्लेव हैं, या आज़ाद है. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम हियर in America is to be free from the oppression of the state. तो there are 3 concepts है. एक जब लोग लिबर्टी कहते हैं, एक फ्रीडम कहते हैं, एक इंडिपेंडेंस कहते हैं. ये जो सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, वो अमेरिका से आया था कॉन्सेप्ट. The first country to become independent from colonialism was the US in 1776. तो फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज मतलब फ्रांस में भी आया था आफ्टर द जो उनका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. तो a lot of those ideas came to the US. तो they were beginning to understand कि यूरोप में 2 किस्म की ज़बरदस्ती ऑपरेशन था. एक तो कैथोलिक चर्च की तरफ से था,
और दूसरा monarchy की तरफ से. So there were two kinds of forces which were oppressing people. So they wanted freedom from both. तो जो चर्च से आज़ादी मांग रहे थे उसकी वजह से सेक्युलरिज्म आया, और मोनार्की की वजह से जो आज़ादी मांग रहे थे उसकी वजह से डेमोक्रेसी आई. तो अमेरिका इज बोथ सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक. डॉक्टर मुक्तदर खान, नेक्स्ट ईयर अमेरिकन प्रेसिडेंट हिंदू होगा, मुसलमान होगा, या अमेरिकन व्हाइट अमेरिकन होगा? भाई अभी तो जो इलेक्शन का करंट सीरियल हाल है, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट वर्सेस जूइश नेशनलिस्ट है. बाइडेन अपने आप को बार बार जायनिस्ट कहते हैं, व्हिच इज अ जूइश नेशनलिस्ट. बट आई हैव अ फीलिंग कि द रिलीजन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. इट इज फॉर सम पीपल जो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल है, राइट है, लेकिन उनकी साइज श्रिंक होते जा रही है. तो अगला इलेक्शन तो मतलब August 19 to 21 is the Democratic National Convention where formally वो अपने कैंडिडेट को अनाउंस करेंगे. टेक्निकली बाइडेन तो जीत गए हैं, बट अभी जो डिबेट्स चल रहे हैं अमेरिका में, आज डिज्नी की जो क्या कहना चाहिए हेरिस, मतलब द इनहेरिटर ऑफ द एंटायर डिज्नी, उसने अनाउंस कर दिया कि शी इज नॉट गोइंग टू गिव मनी टू द डेमोक्रेटिक पार्टी अगर बाइडेन इज द कैंडिडेट. और 2-3 मेजर मिलियनर ने पब्लिकली कह दिया कि उन्होंने सारे चेक्स रोक दिए हैं. तो पैसा एकदम ड्राई हो गया डिबेट के बाद से. सो डेमोक्रेट्स के पास बेसिकली अगस्त 19 तक दे हैव दिस विंडो टू स्विच कि बाइडेन को निकाल के किसी और को सेलेक्ट करें, या कन्वेंशन में दे हैव सम काइंड ऑफ अ वोट एंड डिसाइड हु विल बी. फिर इसके बाद वो नया बंदा आएगा तो दे विल हैव टू कैंपेन. जो पोलिंग हो रही है, जो मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स एंड डेमोक्रेट्स, दे आर ऑल 1% लेस देन बाइडेन इन ट्रम्प के साथ. तो जैसा अब ट्रम्प की जो डिफरेंस है 4-5 पॉइंट आगे है बाइडेन से, तो वो दूसरे कैंडिडेट से 1 पॉइंट और ज्यादा आगे है. बट दोज पीपल हैव नॉट कैंपेन. लाइक आपको मालूम नहीं कि उनके जैसा मिशेल ओबामा का नाम आ रहा है. वी डोंट नो व्हाट आर द टॉप एजेंडा ऑफ मिशेल ओबामा ना. तो वंस शी स्टार्ट्स कैंपेनिंग शी विल राइज, दैट इज द अजम्पशन. तो अब देखें अगस्त 20, बाइडेन इज रिफ्यूजिंग. उन्होंने अभी उनकी कैंपेन की और डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की जूम मीटिंग हो रही, तो बाइडेन ने क्रैश किया उस मीटिंग को और क्रैश करके ये कहा कि नोबडी इज गोइंग टू पुश मी आउट. फिर नींद सोने चले गए थक गए थे ना अपनी लंबी बात के. सो ही इज एक्सप्लेनिंग. उन्होंने कह रहे हैं कि भाई मैं फ्रांस गया था, मैं इटली गया था, इसलिए मैं जेट लैग था, इसलिए आई डिडंट डू वेल इन द डिबेट. भाई उनको जाके आके 2 हफ्ते हो चुके थे. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट्स. बहुत लोग परेशान है डेमोक्रेटिक पार्टी में. दे थिंक कि अगर बाइडेन विल रन फॉर प्रेसिडेंट, देखिए अमेरिका में बिकॉज सारे वोट एक ही बार होती है ना, 1/3 ऑफ द सेनेट एंड द एंटायर कांग्रेस इज इलेक्टेड ऑन द सेम डे. दे आर थिंकिंग कि बाइडेन की वजह से अगर डेमोक्रेट्स वोट डालने ही नहीं आए तो डेमोक्रेट्स विल नॉट ओनली लूज द व्हाइट हाउस, दे कैन लूज द कांग्रेस, दे कैन लूज द सेनेट. सारे गवर्नरशिप जो उनके पास है वो सारे हार जाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर हार जाएंगे. इट कुड बी अ डिजास्टर फॉर द डेमोक्रेट्स अगर वोटर टर्नआउट लो हो गया ऑफ डेमोक्रेटिक वोटर्स बिकॉज ऑफ बाइडेन. सो इट्स एकदम एक मेजर क्राइसिस पैदा हो रही है, और ऐसी सिचुएशन आ रही है जो शायद अमेरिका के तारीख में पहले कभी नहीं आई थी, वेयर दे आर गोइंग टू फोर्स. और अगर बाइडेन एज ए कैंडिडेट विड्रॉ हो जाते हैं फॉर रीजंस ऑफ कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, देन सवाल ये भी उठता है दैट ही कांट डू द जॉब, सो मे बी ही शुड आल्सो रिजाइन एज प्रेसिडेंट. तो इट्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड. और अब देखें क्या होता है. मतलब एज वी स्पीक द लीडर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल, पिछले महीने मैंने कहा था, 1 महीना पहले मैंने कहा था कि बाइडेन शुड बी आउट. तो मेरे कॉलीग्स ऐसा उड़ पड़े थे मेरे ऊपर कि मैं क्या बताऊं. आज वही लोग कह रहे हैं कि ही शुड गो. एग्जैक्टली. जो सर उस डिबेट के बाद तो बिल्कुल फजा बदल चुकी है और एवरीबडी इज सीन्स इन फेवर ऑफ ट्रम्प, क्योंकि उस डिबेट ने तो बड़ा ही एक ऐसा इंप्रेशन बाइडेन के हवाले से पैदा किया है कि वो नहीं कर सकते रूल. तो अगर पब्लिक ओपिनियन पोल्स में तो 1 ही परसेंटेज फर्क आया है. Trump has gone up from 48 to 49 and Biden 44 से 43 हो गए. 1 ही परसेंटेज ऊपर नीचे हुआ है. लेकिन डर ये है कि डेमोक्रेट्स में नॉट शो अप टू वोट. ये तो फोन पे जवाब दे रहे हैं ना. ये जो पोलिंग हो रही है, आपके घर पे फोन आ रहा है, आप उठ के जाके वोट डालेंगे या नहीं, वी डोंट नो. एंथुसियाज्म इज
totally down. मैं तो साफ कह रहा हूँ, Biden is on the ticket, I'm not voting for the president. I'll vote for everybody else. I'm not voting for Biden. And I don't care what happens. अगर ट्रम्प जीतता है तो जीतने दे. It is also quite possible कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो जाके वोट डालेंगे सबके लिए, लेकिन प्रेसिडेंशियल वोट वो आरएफ के जूनियर या जिल स्टाइन को दे देंगे, जो थर्ड फोर्थ कैंडिडेट. तो डॉक्टर साहब, ये मिशेल ओबामा अगर सामने आती हैं, जो कि लग रहा है, मुझे तो लगता है समटाइम्स ये स्ट्रेटेजी भी है कि आखिर तक जो है वो इतना ही खराब कर दो बाइडन को कि उसके बाद कोई ना कोई तो किसी को लाना पड़े और फिर उस वक्त एक ऐसे ही कैंडिडेट सामने आएगा. तो मिशेल ओबामा का आप क्या देख रहे हैं स्टेटस या स्टेचर एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ मिस्टर ट्रम्प, और क्या ट्रम्प का चांस आपको लग रहा है रिपब्लिकन्स का काफी चांस है क्या जीतने का? देखिए, अगर सिर्फ डेमोक्रेट्स वोट डालें तो नोबडी कैन बीट मिशेल ओबामा, इंक्लूडिंग बाइडन. अगर 2020 में मिशेल ओबामा होती है तो डेमोक्रेटिक पार्टी में नोबडी इज मोर पॉपुलर देन मिशेल ओबामा, इसमें कोई शक की बात नहीं. बट जो रिपब्लिकन्स हैं वो बहुत नफरत करते हैं ओबामा से, और उससे ज्यादा मिशेल ओबामा से. भाई हर उसकी छोटी चीज पे इतना तमाशा. एक बार उसने स्लीवलेस पहने थे, याद है, राइट टू बेयर आर्म्स वाला चक्कर शुरू हो गया था. दे जस्ट हेट हर. इस हद तक के जो कोलिन पावल थे ना जनरल, याद है, कोलिन पावल डिडंट रन फॉर प्रेसिडेंट बिकॉज उनकी बेगम को डर था कि कोलिन पावल को वजह से. तो मुझे लगता है कि जो एनीबडी बट ट्रम्प रिपब्लिकन, एक सेगमेंट है रिपब्लिकन पार्टी में विच इज एंटी ट्रम्प, लेकिन है वो रिपब्लिकन्स लेकिन ट्रम्प के खिलाफ हैं. अगर मिशेल ओबामा डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बनेगी तो वो लोग भी जो ट्रम्प के खिलाफ है वो भी ट्रम्प को वोट डालेंगे बिकॉज ऑफ समझ. और इट, बट डेमोक्रेट्स कैन फॉल ट्रैप इनटू ना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है ना, तो दे विल थिंक अरे यार क्या मजा आ जाएगा, 2 ब्लैक औरतें रहेंगी ऑन द टिकट, यू नो, मिशेल ओबामा ऑन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट में कमाला हैरिस. पीपल आर ऑलरेडी, अगर आप गूगल करके देखें ना, ऑलरेडी लोगों को वेट ड्रीम्स आने शुरू हो गए हैविंग दीस टू ऑन द टिकट. बट आई थिंक इफ दे आर देयर देन इट्स क्वाइट. तो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, जो न्यू जर्सी के सेनेटर है कोरी बुकर, वो अफ्रीकन अमेरिकन, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्रिलियंट मैन. मैं उनको ओबामा 2.0 कहता हूँ. और वो थोड़ा सुपरमैन टाइप आदमी है, आग में कूद के अपने नेबर को जान भी बचाई हुई है उस शख्स ने. एंड ही इज वेरी आर्टिस्टिक. डॉक्टर साहब, कमला हैरिस की क्या है इसमें, वो भी, उनका भी चांस है? नहीं, ट्रम्प ऑलरेडी कल से अटैक करना तो शुरू कर दिए हैं कमला हैरिस पे, बट कमला हैरिस मतलब एंथुसियाज्म बिल्कुल नहीं है डेमोक्रेट्स में. शी इज नॉट वेरी गुड, शी इज नॉट वेरी पॉपुलर. उसको कैंडिडेट सिर्फ इसीलिए, उसने प्राइमरीज में बुरी तरह हारा था 2020 में. शी डिडंट विन एनी प्राइमरी. शी बिकेम, देखिए प्राइमरीज चल रहे थे, बाइडेन वाज वेरी लो ऑन द, मतलब ही वाज नॉट इन द टॉप 2 or 3 अंटिल सुपर ट्यूसडे. फिर ये जो क्लाइबर्न नाम के साउथ कैरोलिना से कांग्रेसमैन है अफ्रीकन अमेरिकन, वो फिर दोबारा बाइडेन के लिए कैंपेन कर रहे हैं. तो ये अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स केम टुगेदर एंड जो बाइडेन को उन्होंने सपोर्ट किया. तो जो बाइडेन ने उनको 2 चीजें प्रॉमिस की. इसे अगर आपने मुझे वोट दिया, मैं प्रेसिडेंट बना, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट विल बी ए ब्लैक वुमन एंड आई विल पुट ए ब्लैक वुमन ऑन द सुप्रीम कोर्ट. तो उन्होंने दोनों प्रॉमिसेस फुलफिल किए बाइडेन ने, कमला हैरिस को बना दिया. बट कमला हैरिस इज a political lottery ना भाई. वो कई चीजें टिक करती है. शी इज ब्लैक, शी इज वुमेन, शी इज ऑल्सो एन इंडियन. तो ब्राउन भी है तो ब्राउन बैग भी करती है. शी इज मैरिड टू जूइश पर्सन, तो वो भी टिक हो जाते हैं. तो कई चीजें टिक हो जाती हैं. शी इज लाइक ए लॉटरी की टिकट है वो फॉर ए पॉलिटिशियन. सो ही थॉट दिस वाज अ गुड ऑप्शन. एंड बट अब वो फंस गए ना, बिकॉज ट्रेडिशन के मुताबिक तो द पर्सन हु सर्व फॉर एज वाइस प्रेसिडेंट गेट्स द फर्स्ट राइट टू रन फॉर प्रेसिडेंट. मैं इतना तो साफ कह दे सकता हूँ, अगर प्रॉपर प्राइमरीज होती तो कमला हैरिस वुड नॉट फिनिश इन द टॉप 5 आल्सो. न्यूसम जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है, ही इज मच बेटर. लेकिन अभी हैं, अभी वो कर सकती हैं. नो, इट इज ओपन अप. तो वी आर इनटू न्यू टेरिटरी ना. ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि रास्ता क्या है अब नहीं पता. अगर बाइडेन विड्रॉ हो जाते हैं तो वी हैव टू चार्ट ए न्यू रूट. और वो कन्वेंशन में ये सिंपल चीज ये होती है कि कन्वेंशन में लोग आके नॉमिनेशंस कर दें एंड देन पीपल एट द कन्वेंशन वोट एंड यू हैव अ कैंडिडेट. ठीक जी. डॉक्टर मुक्तदर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. थैंक्स अ लॉट. दोबारा भी आपसे बात. थैंक यू. बाय.